हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स 20 जुलाई 2025 को जो बिहार पुलिस के अंदर में पेपर हुआ था आपका, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास में आए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्पीड में हम लोग जो है हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, एक बार हाथ ऊपर करके जो है फ्रेंड्स बता देंगे। और जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को जल्दी से टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर में आप लोगों को दो तीन चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूं कि कौन सा भारतीय राष्ट्रवादी नेता था। ठीक है, भारतीय नेता था जिसने दांडी मार्च, दांडी यात्रा आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की 1930 के अंदर में हुई थी। उसकी तुलना नेपोलियन ने जो एल्बा से, एल्बा इटली में है, ठीक है, वहां से पेरिस के लिए जो यात्रा निकाली थी उससे उसकी तुलना की थी कि जैसे नेपोलियन ने पेरिस से अल्बा के लिए यात्रा निकाली थी, ठीक है, एल्बा से पेरिस के लिए, एल्बा इटली के अंदर में है और पेरिस फ्रांस के अंदर में, तो वो जो यात्रा थी उसी से तुलना की थी दांडी मार्च की। तो बताइए जल्दी से कि कौन सा नेता थे वो। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर करना जो है स्टार्ट कर दिया है और स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फ्रेंड्स इसकी तुलना की थी। ठीक है, दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से, एल्बा से पेरिस की जो यात्रा हुई थी उससे। ठीक है, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी जो थे उन्होंने नमक जो टैक्स था उसके खिलाफ एक यात्रा निकाली थी 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी प्लस 78 और लोग थे उनके साथ में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। दांडी यात्रा, दांडी नामक जो जगह है गुजरात के अंदर में, वहां तक के लिए निकाली गई थी साबरमती आश्रम से, इसी वजह से इसको दांडी यात्रा बोला जाता है। 241 माइल्स या 240 से 241 मील के बीच में ये यात्रा थी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा के ऊपर में पहला कदम रखा था। आप लोगों को पता है उनके मिशन का नाम क्या था, ये भी आप लोग मेरे को बता देंगे। देखिए, केवल और केवल 2 मिनट के अंदर में 1000 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, 1500 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिया, 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। तो 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा के ऊपर में कदम रखा था। उनके मिशन का नाम क्या था ये बता देंगे आप लोग। ठीक है, मानव बने। उन्होंने किसके साथ में कदम रखा था, मतलब और इनके साथ में एक व्यक्ति और गए थे ना, तो उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, क्योंकि वो अकेले नहीं गए थे ना, उनके साथ में थे, लेकिन सबसे पहले उतरे कौन थे चंद्रमा के ऊपर में, नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। उनके बाद में एडविन एल्ड्रिन, उनके साथी जो थे वो उतरे थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग, इनके मिशन का नाम था अपोलो 11, अपोलो 11, ये याद रखना है आप लोगों ने, अपोलो 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 20 जुलाई 1969 को उतरे थे, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नासा ने भेजा था ये अपोलो मिशन। ठीक है, और नासा अभी फिर से चंद्रमा के ऊपर में जो है फ्रेंड्स अपने मानव मिशन को भेज रहा है चंद्रमा के ऊपर में। 2027, 26, 27 के अंदर में वो वापस से भेजना स्टार्ट कर देगा। आपको बताना है कि नासा के अब जो नए वाले मून मिशन है उनका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स, सुपर टेट के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स यहां पर में कंटिन्यूअसली। गुड, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर में कांचीपुरम, ये तमिलनाडु के अंदर में है। ठीक है, तमिलनाडु में, और कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर है, शिव मंदिर है, जिसमें जो है बहुत बढ़िया तरीके से पेंटिंग्स की गई है, बहुत बढ़िया मूर्ति कला का इस्तेमाल इसके अंदर में किया गया है। आपको बताना है कि ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें कांचीपुरम की, तो कांचीपुरम या कांची आप लोगों को कावेरी नदी के किनारे पे मिलेगा दक्षिण भारत के अंदर में। यहां पर में पल्लव शासकों का राज था, पल्लव राजवंश, पल्लव 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 राजवंश जो है इसकी स्थापना, इसके संस्थापक कौन थे, पल्लव राजवंश के संस्थापक का नाम है सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु भी बोला जाता है इनको, सिंह, ठीक है, विष्णु,
सिंह विष्णु। तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स कि आंतरिक दीवारों के ऊपर में पेंटिंग जो बनाई थी, ठीक है, पल्लव वंश के एक राजा थे, उन्होंने बनाई थी। उस राजा का नाम क्या था जिसने बनाई थी? उसका नाम था नरसिंह वर्मन द सेकंड। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, ठीक है, और इन्हीं के वंश के अंदर में एक राजा हुए नरसिंह वर्मन दो, उन्होंने कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। ये जो नरसिंह वर्मन सेकंड जो थे ना, इनको राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, राजसिम्हा, राजसिम्हा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को भी डाल दिया जाए। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पल्लव डायनेस्टी जो है, पल्लव डायनेस्टी, इनकी राजधानी थी कांची, कांची, ये याद रखना है आप लोगों ने, कांची इनकी राजधानी थी। इनके संस्थापक थे सिंह विष्णु, ठीक है, और इनके वंश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट शासक हुए, महेंद्र वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन एक, ठीक है, उसके साथ साथ में फिर नरसिंह वर्मन दो हुए आगे जाकर। नरसिंह वर्मन दो जो थे, नरसिंह वर्मन द सेकंड, ठीक है, उन्होंने कांचीपुरम के अंदर में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। नरसिंह वर्मन एक के पर पोता था ये, पर पोता, ठीक है, नरसिंह वर्मन दो। अब आपको पता है ना, 1 2 इसलिए लगाती है क्योंकि सेम नाम के व्यक्ति उस वंश में अगर हुए हुए हैं तो, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन सेकंड, जिसको राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही फेमस पॉइंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते, राजसिम्हा की उपाधि किसको दी गई थी? राजसिम्हा, ठीक है, सिंहों का राजा, ठीक है, सिंहों का राजा या फिर शेरों का भी राजा। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक फर्क है कैलाश नाथ मंदिर और कैलाश मंदिर के अंदर में, ठीक है। अभी जो आप लोगों ने यहाँ पर में इमेज देखी, ये कैलाश मंदिर की एल्लोरा के अंदर में, ये कैलाश मंदिर है, कैलाश, कैलाश टेम्पल, ये कहां पर में है? ठीक है, एल्लोरा में है, एल्लोरा महाराष्ट्र के अंदर में। इसको बनाया था कृष्णा वन ने, कृष्णा वन, जो राष्ट्रकूट वंश का था, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, ये अलग मंदिर है, ठीक है। ये कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, जो पहाड़ को काटकर बनाया गया है। और जो कांचीपुरम का कैलाश नाथ मंदिर है वो अलग है, जो कि नरसिंह वर्मन दो ने बनवाया था। दोनों को याद रखना आप लोगों ने। भारत में 1857 में जो पुरानी राइफल थी, उनके स्थान पर नई वाली राइफल लाई गई थी, जिसकी वजह से भसड़ मची थी। आप लोगों को पता है कि उसमें ऐसा था कि उसकी जो कार्ट्रेज है, जो रिफिल है उसकी, उसको मुंह से फाड़ना पड़ता था, और उसकी जो रिफिल है, कार्ट्रेज जिसको बोलते हो, ठीक है, उसके अंदर में ग्रीस लगा हुआ था, और वो जो ग्रीस था उसमें पिग और काव दोनों की चर्बी लगी हुई थी उसके ऊपर में, ऐसा जो है संदेह था। तो नई राइफल जो थी उसका निर्णय लिया गया था। उस राइफल का नाम क्या था? ब्राउन बेन, ब्राउन ब्राइट, एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेन एंड ब्राउन ब्राइट बोथ। बताइए क्या नाम था उसका? सिंपल सा है, उसका नाम था एनफील्ड राइफल्स, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो एनफील्ड राइफल्स है ना, ठीक है, ये आपका 1857 के जो विद्रोह हुआ उसके पहले ही आ चुकी थी भारत के अंदर में, दिसंबर 1856 के अंदर में भारत में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो एनफील्ड राइफल्स जो है उसको इंट्रोड्यूस कब किया जा चुका था, ये क्वेश्चन मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, और मैंने पेड क्लास में आपको पढ़ाया भी है कि एनफील्ड राइफल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी दिसंबर 1856 के अंदर में, इसीलिए पढ़ाया भी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। तो ये एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी दिसंबर 1856 के अंदर में। फिर धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि इसके अंदर में जो एनफील्ड राइफल जो है उसमें जो कार्ट्रेज का इस्तेमाल हो रहा है, जो उसकी रिफिल है, ठीक है, जो गोली भरनी होती है, ऐसा मुंह से फाड़ना होता है, फिर वो बारूद और छर्रा होता था उसके अंदर में, ऐसा डालना होता था, फिर डंडे से उसमें उसको डाल के फिर उसमें गोली चलानी होती थी, ठीक है। तो एनफील्ड राइफल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसके बारे में था कि इसके अंदर में पिग एंड काउ की जो चर्बी लगी हुई है, तो इसी की वजह से 1857 का जो विद्रोह था उसकी अग्नि भड़की थी। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर मैं संजू कुमारी जी बोल रहे कि पढ़ाए थे, बिल्कुल सर अपने पेड क्लास में जी। तो एनफील्ड राइफल इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हम लोग, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से बताते रहेंगे आप लोग, ठीक है। अगर सेशन को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया आप लोगों ने, तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी से जी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि इसकी स्थापना 1800 जो है 84 के अंदर में, 1884 के अंदर में की गई थी, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना हुई थी पुणे के अंदर में, न्यू इंग्लिश स्कूल, उसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, ठीक है, और गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, गोपाल गणेश आगरकर, जी आगरकर, इन लोगों ने मिलकर, ठीक है। तो इसके अंदर में गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंदर में, लाला लाजपत राय नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक थे, इंदिरा गांधी तो उस समय में जन्म भी नहीं, इंदिरा गांधी के उनके पापा का भी जन्म नहीं हुआ था उस समय में, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, ठीक है, गोपाल गणेश आगरकर,
आगरकर, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग 2000 लाइक्स से बहुत पास आ चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, और एक बार जल्दी से मैं टीचिंग परीक्षा की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि फैन मूवमेंट्स भी दिखा दिया जाए। ठीक है, कि कहाँ तक हमारे जो है फैंस, कहाँ तक कौन सबसे ऊपर में है। ठीक है, चलिए, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? आज मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे भारत में जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कितने लोगों ने सक्सेस परीक्षा पे वो सेशन देखा है? हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार। और जिन्होंने नहीं देखा है, इस सेशन के बाद जरूर देख लेना आप लोग। उसके अंदर में मैंने हर एक पॉइंट आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, देखिए फैन मूवमेंट में यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं फ्रेंड्स। सबसे टॉप के ऊपर में है सोनी कुमारी, बीपीएससी एस्पिरेंट है सेकंड नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में शहरी सभा है। ठीक है, सुरभि रानी है, आरएफ प्रिंसी है। ठीक है, रंजिया बावाला है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर में हैं, आप लोग देख भी सकते हो नाम। ये टॉप फैंस है जो कंटिन्यूअस सबसे बेस्ट तरीके से कमेंट कर रहे हैं, सारे आंसर्स कर रहे हैं। तो संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, निर्वाचन मतलब कि हमारे भारत के अंदर में जो भी इलेक्शंस होते हैं उससे संबंधित। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 जो है आपका, मेनली ये भारत के अंदर में चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है। तो भारत के अंदर में आर्टिकल नंबर 324 चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है, और उसके बाद में आर्टिकल नंबर 329 तक, ठीक है, ये जो आर्टिकल से पूरे के पूरे ये चुनाव आयोग से रिलेटेड है। और ये आप लोगों का कौन सा वाला आर्टिकल बन जाता है? तो ये जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, ये बनाते हैं पार्ट नंबर 15। ठीक है, तो भाग 15 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, चुनाव से रिलेटेड है, निर्वाचन से या इलेक्शन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करता है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार, कौन कौन से चुनाव करवाएंगे और क्या क्या प्रावधान होंगे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ से 324 से 329 तक के आर्टिकल्स में दी गई है। इवन जो है फ्रेंड्स, इसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत के लोकसभा का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, ठीक है, विधान परिषदों का चुनाव जो है ये चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक है, तो भाग नंबर 15 में दिया गया है चुनाव आयोग की स्थापना कौन से दिन हुई थी, कौन से तारीख को हुई थी। जल्दी से, यही तो कहीं तो भी दिया हुआ है स्लाइड में, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, जल्दी जल्दी से, कौन से तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। उसी दिन हम लोग नेशनल इलेक्शन डे, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं हम लोग। ठीक है, वोटर्स डे उसी दिन मनाते हैं, तो बता देंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। तो देखिए आपका 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसी वजह से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, मनाया जाता है, मतदाता दिवस। तो आर्टिकल नंबर 324 जो है फ्रेंड्स, ये बात करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो होगा, और इलेक्शन कमीशन के पास में डायरेक्शन इशू करने की और इलेक्शन करवाने की, निर्वाचन करवाने की जो है शक्तियां होगी। ठीक है, नाउ निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता निकलता है? ठीक है, लेह अगर आपको जाना है, ओके, लेह, लेह कहां पर में है? हमारे भारत में। ठीक है, ऊपर में यहां पर में लेह है। ठीक है, यहां पर में जो है फ्रेंड्स श्रीनगर है। अगर आपको जाना है श्रीनगर से लेह तक, तो कौन से दर्रे से आप लोग होकर जाओगे? ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा जोजिला दर्रे से। ठीक है, जोजिला पास से, ये आप लोग याद रखोगे, जोजिला पास। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर में श्रीनगर से, ठीक है, कश्मीर से, कश्मीर घाटी जो है श्रीनगर से अगर आपको लेह जाना है, तो आपको जोजिला दर्रा जो है, जो कि लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ता है अभी, जोजिला दर्रे से होते हुए जाना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछते हैं श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता कौन से दर्रे से होकर जाता है, कौन सा पास है। दर्रे का मतलब होता है पहाड़ों के बीच का रास्ता। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पहाड़ चढ़ोगे फिर उतरोगे, फिर पहाड़ चढ़ोगे फिर उतरोगे। आप क्या सोचोगे कि पहाड़ों के बीच बीच से जो रास्ते जाते हैं वहां से आप चले जाओ, ठीक है, ताकि चढ़ने उतरने वाला टेंशन खत्म हो जाए आपका। तो वो जो पहाड़ों के बीच बीच वाले रास्ते होते हैं ना, उनको दर्रे कहा जाता है, पास। तो जोजिला दर्रा है, ठीक है, जो श्रीनगर से लेह जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ता है। ठीक है, चलिए में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए जल्दी से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इवॉल्व अकॉर्डिंगली। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेंड्स, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताना है
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली डिफाइंस पावर ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड लीव इट टू गवर्नमेंट टू डिफाइन पावर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, उसके अंदर में परिवर्तन करना है, उसके अंदर में जो भी चीजें करना है आप उसके अंदर में लेकर आ सकते हो। उसके बाद में बात करें हम फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओनली डिफाइंस पावर ऑफ लेजिस्लेचर, पावर जो है लेजिस्लेचर के पावर को डिफाइन करता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के, और बाकी के जो डिफाइन पावर है, ठीक है, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे पावर जो है उनको छोड़ देता है, गवर्नमेंट के ऊपर में छोड़ देता है, गवर्नमेंट के ऊपर में। देखिए, सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट के ऊपर में नहीं छोड़ता है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर में जो है इलेक्शन कमीशन जो है और जो इंपॉर्टेंट वाली इंस्टीट्यूशन है उनके अधिकार आपको संविधान के अंदर में ही डिफाइन किए गए, संविधान के अंदर में ही बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये 3 चीजों के पावर बताए हैं, बाकी चीजों के नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आर्टिकल नंबर 324 के अंदर में उनके अधिकार दिए गए पूरे के पूरे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो ये बिल्कुल गलत है कि केवल और केवल आप लोगों का जो है इसके अंदर में कुछ चीजों के बारे में बताया गया है, बाकी चीजों के बारे में नहीं, नहीं बहुत डिटेल में बताया गया है। तो ओनली वन, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? कौन सी पल्लवों की राजधानी थी ये बताना है आप लोगों ने। जी, तो निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? पल्लव, अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि पल्लवों की राजधानी वहां पर में कांची जो है वहां पर में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया था, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल जो है यहाँ पर में क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन दो के द्वारा, नरसिंह वर्मन दो के द्वारा। नरसिंह वर्मन दो को ही राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था। पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम, कांचीपुरम के अंदर में ही आपको कैलाशनाथ टेम्पल मिलेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर में कभी भी बन सकता है फ्रेंड्स। पल्लवों के जो संस्थापक थे वो भी आप लोगों से बनता है क्वेश्चन। विच 2 न्यू वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया हैव रिसेंटली बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ साइट्स टू हाउ मेनी? मतलब भारत के अंदर में अब कितने जो है रामसर साइट हो चुके हैं और कौन से नए रामसर साइट्स को जोड़ा गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स, ठीक है, आपको बता दूं कि खींचन, ठीक है, जो फालोदी के अंदर में है राजस्थान के अंदर में, और मेनार उदयपुर राजस्थान के अंदर में मौजूद है, इनको जो है आपके रामसर साइट के अंदर में जोड़ दिया गया, वेटलैंड साइट्स के अंदर में। तो अब टोटल हमारे भारत के अंदर में रामसर साइट्स कितनी हो चुकी है? 91 हो चुकी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, टोटल 91। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो खींचन और मेनार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। खींचन और मेनार अब हो चुकी है टोटल 91, ठीक है, 91 साइट्स, 91। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कितनी हो चुकी है। और खींचन और मेनार ये लिख दीजिए आप लोग कमेंट में, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, खींचन और मेनार। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। रामसर साइट्स जो है फ्रेंड्स, ये ऐसी दलदली भूमि को घोषित किया जाता है जिनको बचाना जरूरी है, जिनको संरक्षित करना जरूरी है। अदरवाइज अगर ये दलदली भूमि या जो वेटलैंड्स अगर ये खत्म हो गए तो यहाँ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी, भिन्नताओं को बचाने के लिए, विविधताओं को बचाने के लिए हम लोग इन साइट्स को सुरक्षित करते, संरक्षित करते हैं। इसके लिए रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में 1971 में। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स हम इनको रामसर साइट्स कहते हैं, रामसर में हुआ था इस वजह से। ठीक है, भारत इसके अंदर में 1982 में शामिल हुआ था, ये भी याद रख लेना, भारत इसके अंदर में 1982 में शामिल हुआ था। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ में जोड़ता है। ठीक है, और गंगोत्री के उत्तर में, मतलब जहां से गंगोत्री गंगा नदी निकलती है उसके उत्तर में स्थित है ये। ठीक है, तो जोजिला जो है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि ये श्रीनगर और किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शिपकीला जो है ये हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर में नहीं है। ठीक है, अब बच गए बारालाचला और मुलिंगला। ठीक है, ये दो देखना है हम लोगों ने, मैं आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाता हूं यहाँ पर मैं ये पूरे के पूरे। ठीक है, मैप के साथ में आप लोग देख लोगे कि जो किसको जो है बेसिकली जोड़ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैं माउंटेन पासेस जो उत्तराखंड के अंदर में है, ओके, यहां पर मैं आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स,
लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं उसके लिए रास्ता प्रदान करता है। ये नीति पास है। यहाँ पर मैं आप लोगों को माना पास दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स ट्रेल्स जो है पास यहाँ पर में आप लोगों के मौजूद है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर में, ठीक है। मंगशादूरा पास इसको बोलते हैं। और ये है आपका मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। और मुलिंगला दर्रा जो है फ्रेंड्स ये आपके, ठीक है, ये याद रखना है, गंगोत्री से उत्तर में मौजूद है और उत्तराखंड को, यूके को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत, चाइना जो है, चाइना ने कब्जा किया हुआ है तिब्बत के ऊपर में, तो तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड और तिब्बत को। तो मुलिंगला दर्रा ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो मुलिंगला दर्रा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बारालाचाला कहां पर में, बारालाचाला जो भी है फ्रेंड्स ये भी आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर में मिलेगा, ठीक है। तो मुलिंगला दर्रा ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑरोरा किसके लाइट होते हैं, जल्दी बताइए। ऑरोरा, इसके बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है, ऑरोरास के बारे में। ऑरोरा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के अंदर में आप लोगों को मिलते हैं ऑरोरा, ठीक है। लाइट्स होते हैं, बहुत ही सुंदर से लाइट्स आप लोगों के जो आसमान में आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ये इस प्रकार से सुंदर सुंदर से लाइट्स आसमान में चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। ऑरोरास इनको बोला जाता है। आपको बताना है कि ये ऑरोरा किस वजह से दिखते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में लेयर है, उस लेयर का नाम है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, तापमंडल जिसको बोला जाता है, तापमंडल। तापमंडल के अंदर में एक और लेयर है इसके अंदर में जिसको आयनोस्फियर बोलते हैं, आयन मंडल, आयनोस्फियर, आयन मंडल। उस आयन मंडल के अंदर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आयन्स होते हैं ना, उनके साथ में लाइट, सोलर विंड्स रिएक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये आपको सुंदर सुंदर से लाइट दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में इसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी गोलार्ध में इसको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर में इसको बोलते हैं आप लोग ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है। नाउ श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है और शेयर कर दिया, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। केवल 14 लाइक्स दूर है हम लोग 2500 के टारगेट से हमारे पहले। आप लोग बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा और हाथ ऊपर करके बताते भी रहेंगे जल्दी जल्दी से जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, श्रीलंका को क्या बोलते थे, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो श्रीलंका जो है इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है, सिलोन। मैं लिख देता हूं यहां पर में, सिलोन इसको बोलते थे, सिलोन, ओके, श्रीलंका को। और श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था और किससे स्वतंत्र हुआ था, तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था ब्रिटेन से ही, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1948 के अंदर में। ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, 1948 के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अब इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया और इसकी जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, ठीक है, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे इसकी राजधानी, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि श्रीलंका, जिसको सिलोन के नाम से भी जाना जाता था पहले, ठीक है, वो कब स्वतंत्र हुआ था, 1948 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर में पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। अभी आपको बताया मैंने पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव, इसको मैंने पूरा डिटेल में जो है फ्रेंड्स 8 9 6 to 8 और 9 10 वाली जो क्लासेस है उसके अंदर में पल्लव वंश हमने पढ़ा था, उसमें भी बताया था आपको, ठीक है। बाकी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो सपनों वाली क्लासेस स्टार्ट करूंगा पेड क्लासेस के अंदर में, ठीक है, ऐप के ऊपर में, उसमें भी हम लोग इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे डिटेल के अंदर में, ठीक है। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, पल्लव वंश जो कि दक्षिण भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इस इलाके में आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग और तेलंगाना का उत्तरी भाग, वहां पर में शासन किया करते थे सिम्हा विष्णु, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। सिम्हा विष्णु जो है इनको अवनी सिम्हा के नाम से भी जाना जाता था, अवनी सिम्हा, ठीक है, अवनी सिम्हा के नाम से भी जानते थे। अवनी सिम्हा का मतलब होता है पृथ्वी का शेर, ठीक है, लायन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का शेर, सिम्हा विष्णु को, ठीक है। सिम्हा विष्णु का बेटा था महेंद्र वर्मन एक, महेंद्र वर्मन को मार दिया था पुलकेशिन दो ने, ठीक है। फिर पुलकेशिन दो को मारा था नरसिंह वर्मन एक ने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए। फिर नरसिंह वर्मन एक के पोते को मारा था विक्रमादित्य वन ने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए। तो बदला बदला खेल रहे थे ये लोग, पूरा हम लोगों ने उस लेक्चर में देखा है, ठीक है। आगे मैं भी आप लोगों को बताऊंगा मैं पूरी कहानी उसकी जो थी। तो सिम्हा विष्णु जो है फ्रेंड्स पल्लव वंश के संस्थापक थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, इन्हीं के एक राजा हुए पल्लव वंश के जिनका नाम था नरसिंह वर्मन दो, नरसिंह वर्मन दो, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिन्होंने कांचीपुरम के अंदर में कैलाश नाथ टेम्पल बनाया था।
ये नरसिंह वर्मन 1 है, नरसिंह वर्मन 2 जो हुए थे उन्होंने कैलाश नाथ टेम्पल बनाया था। ठीक है, नाउ पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, बताइए जल्दी से। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये भी पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम के अंदर में आप लोगों के। ठीक है, इसको हम लोगों ने बस आपके लिए थोड़ा सा ऑप्शंस को ट्विक किया है ताकि आप लोगों के हिसाब से बना दे। इसके ऊपर में पटना गोलघर के ऊपर में क्वेश्चन आया था। तो पटना के अंदर में जो गोलघर है ये कब बनाया गया था, ये आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। और क्यों बनाया गया था, इसका कारण क्या था, इसका मकसद। तो देखिए अकाल काल के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसमें अकाल काल के अंदर में अगर अनाज को स्टोर करना है तो अनाज को स्टोर करने के लिए जो है फ्रेंड्स 1786 के अंदर में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, 1786 के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कारण क्या था इसको बनाने का? ठीक है, कि जब अकाल आए तो अकाल के दौरान जो है अनाज को स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है, अन्न भंडार के रूप में जो है ये पटना के गोलघर का बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर में फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आया था, पटना का गोलघर। ठीक है, गोलघर पटना अनाज भंडार। ठीक है, 1786 सभी लोग लिख देंगे जल्दी जल्दी से। 1786 सभी लोग लिखो सबसे पहले। ठीक है, अनाज भंडार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में आप लोगों को, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको देखिए आप लोग, पटना के गोलघर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही है, ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, इसको मैंने आपको करवाया था और ये जो आपने पढ़ा है ना वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो स्लाइड जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इसको। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, स्टेट के अंदर में भी आ चुका है, वो तब भी बताया था आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। ठीक है, कि पटना के गोलघर के बारे में कौन सा वाला कथन सही है। तो ये अकाल के दौरान अनाज को स्टोर करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक अन्न भंडार के रूप में बनाया गया था। ठीक है, 1786 के अंदर में। याद आया आप लोगों को? सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा आई होप। ठीक है, 85% लोगों ने सही आंसर किया है यहाँ पर में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। चलिए, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स आप लोग। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रेनरी जो था ये अनाज भंडार के रूप में इस्तेमाल होता था। अब देखिए एक क्वेश्चन ये देख सकते हो आप लोग, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ये उस समय में, और यहाँ उस समय में भी बताया था कि 1786 के अंदर में इसका निर्माण कार्य किया गया था। ठीक है, अनाज भंडार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में एस्टेट टीजीटी के अंदर में आया था ये क्वेश्चन 8 सितंबर 2023 को। टीचिंग परीक्षा से पढ़कर आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है, ये याद रखिए आप लोग। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और एकदम स्पीड में सभी बच्चे आंसर करेंगे। हर एक बच्चा, जितने लोग देख रहे हैं सभी का कमेंट के अंदर में आंसर आना चाहिए यहाँ। तो देखिए पटना में गोलघर का निर्माण जो है फ्रेंड्स कौन से वर्ष में हुआ था और किस वजह से हुआ था ये भी आप बता देंगे। 1786 के अंदर में हुआ था, आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिखा दिया मैंने। ठीक है, टीजीटी के अंदर में, एस्टेट टीजीटी के अंदर में भी आया था ये आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा अरवल का पड़ोसी जिला नहीं है? अरवल का, अब मैप अगर हम यहाँ पर में देखेंगे तो आप लोगों को दिख भी जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैप के थ्रू भी दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए निम्नलिखित में से अरवल का पड़ोसी जिला कौन सा जो है नहीं है, ये बोला जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक मैप दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, सिवान, गोपालगंज, सारण, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर में देखेंगे फ्रेंड्स की अरवल जो है उसका जो है कौन सा वाला जो है पड़ोसी जिला नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बताइए आप लोग, इसके इसके अनुसार आप लोग बताइए जल्दी से। जी, तो यहां पर में देखिए फ्रेंड्स, ये जो जहानाबाद आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, जहानाबाद। ठीक है, और यहाँ पर में जो है अरवल, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया इस मैप के अंदर में, आप लोग ज्यादा बेहतर देख पाओगे। ठीक है, ये यहाँ पर में ये अरवल आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस मैप के अंदर में, अरवल। ओके, तो अरवल यहां पर में मौजूद है। भोजपुर इसके साथ में लगता है, पटना इसके साथ में लगता है, गया इसके साथ में लगता है, औरंगाबाद लगता है, रोहतास लगता है। बक्सर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स इसके साथ में सीमा साझा नहीं करता, बक्सर। ठीक है, तो बक्सर यहां पर में दिया हुआ था ऑप्शन के अंदर में, तो बक्सर नहीं करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। गया करता है, औरंगाबाद करता है, रोहतास करता है। ठीक है, गया करता है, इवन पटना जो है ये भी अपनी सीमा साझा करता है अरवल के साथ में। ठीक है, तो पटना भी करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा नहीं करता, कौन सा जिला नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी।
मैं इस तरीके के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काम करते हैं हम लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जो है आपको मैप दे देते हैं, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस और बना देते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में। और इसको मैं ओपन कर दूंगा, बाकी आप लोग भी जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर कोई भी बीपीएससी टीआरई के कोई भी कोर्स में चले जाइएगा आप लोग, ठीक है, एक्सप्लोर करना आप लोगों को मिल जाएगा उसके अंदर में, ठीक है। बाकी जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों को तो नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। आज रात तक आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस कि कौन सा सीमा साझा करता है, कौन सा नहीं करता, कितने जिले करते, कितने नहीं करते, इस तरीके के जो है ना आप लोगों के लिए एक मैप देकर उसके अंदर में आप लोगों के लिए बना देते हैं। मतलब आप बार बार री अटेम्प्ट करिए, जब कब तक करना है आपने, जब तक कि आपके सारे सही नहीं हो जाते एक साथ, ठीक है, आपके एक अटेम्प्ट में सारे सही नहीं हो जाते। रेडी है आप लोग? पिछले बार भी आप लोगों को याद है इस तरीके का मैंने टारगेट दिया था कि 75% से ज्यादा लेकर आइए आप लोग, तो बहुत सारे बच्चों ने उसको बार बार रिवाइज कर करके सारी चीजें उनको याद हो चुकी है। ओके, तो आपने क्या करना है, आज भी आप लोगों को देता हूं मैं इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे निकाल के, और उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने सारे 100% एक्यूरेसी नहीं आ जाती तब तक री अटेम्प्ट करते रहना है उसको। आज रात में आप लोगों को दे दूंगा मैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे। चल नाउ फ्रेंड्स, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है आठवीं बार के रूप में किसने शपथ ली थी? वैसे तो जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं शपथ। तो बताइए, 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जनवरी 2024 के अंदर में। तो वही है भाई, नीतीश चचा। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था बिहार के पुलिस एग्जाम के अंदर में, एक शिफ्ट में। तो बिहार पुलिस के अंदर में ये क्वेश्चन आया आप लोगों का, पूछा जा सकता है इसको, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग ना फ्रेंड्स। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि टीचिंग परीक्षा का हर एक अभ्यर्थी कर सकता है इसका आंसर, जो टीचिंग परीक्षा से पढ़ा है पेड क्लास में। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने आपको सारी की सारी करवाई हुई है, ठीक है। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल तो नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। बताइए नेशनल है या नेशंस है, ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना था। तो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशनल नहीं होता है, यूनाइटेड नेशंस होता है। तो यूनाइटेड नेशंस, ये देखिए यहां पर में थोड़ा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहां पर में? यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस के अंदर में, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। यूनेस्को की अभी जो बैठक हुई थी वो पेरिस फ्रांस के अंदर में ही हुई थी। चलिए 3000 लाइक से हम लोग जो है फ्रेंड्स 90 लाइक्स दूर है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते रहे हम, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सक्सेस परीक्षा के ऊपर में जाकर सेशन नहीं देखा है, ठीक है, वो जरूर देखिएगा। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग जो है फ्रेंड्स 7611101101 या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में जाकर जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपके पास में अभी भी समय है, अच्छे से मेहनत करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसके अलावा जो बच्चे केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी के साथ में, वो लोग भी जल्दी से जुड़ सकते हैं। अगर आप सुपर डेट के लिए ले रहे हो तो सुपर डेट के अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। आपकी वैलिडिटी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपकी वैलिडिटी रहेंगी आप लोगों के पास में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास में ज्यादा लंबे समय तक जो है पढ़ने का। जिन बच्चों ने टीआरई 4 जो है फ्रेंड्स जो है मार्च 2024 में ले लिया था, अभी तक उनके पास में कोर्स है। आप सोचिए कि कब से, मतलब एक साल से भी ज्यादा समय हो गया। कोई है यहाँ पर में जिन्होंने इतना लंबा जो है कोर्स तब से लिया हुआ है, तब से अब तक वो पढ़ रहे हैं, एक साल से भी लंबा समय उनके पास में, पूरी वैलिडिटी उनकी, ठीक है। तो ये टीचिंग परीक्षा की स्पेशलिटी है। बहुत ही कम दाम, इतना कम दाम कि आप दो मूवी टिकट, मतलब आप और आपकी साथी कोई गए, बस उतने में आप जाके आगे, उतने में आपका पूरा करियर बन जाता है। और स्पेशली आप लोग केवीएस के अंदर में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाइए और जुड़ जाइए आप लोग। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट के अंदर में पूछ सकते हो। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, मैंने सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में आप लोगों को एक वीडियो दिया हुआ है, जगदीप धनखड़ जी का जो इस्तीफा है उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन, उसको सक्सेस परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में अभी थोड़ी देर में क्विज होंगी, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, ओके। उसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने।
थैंक यू वेरी मच फॉर 3000 प्लस लाइक्स आप लोगों का, और मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो आप लोगों से कहा है कि ये जो मैप वाले क्वेश्चंस है वो आज मैं आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में डाल दूंगा आप लोगों को, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और जब तक आपके 100% आ नहीं जाते उसमें, तब तक आप लोगों ने उसको रीअटेम्प्ट करते रहना है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।